धीरेन्द्र कुमार झा की जो सबसे नई किताब है वो हमारे सामने है, गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। यह आयोजन नेहरू डायलॉग सीरीज़ के अंतर्गत किया जा रहा है, नेहरू डायलॉग्स नाम के फोरम के द्वारा और पेंगुइन इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में। नेहरू डायलॉग्स की कोशिश यह है कि वह ऐसे विषयों पर और ऐसे चिंताओं के इर्द गिर्द संवाद का सिलसिला चलाएं जो नेहरू की चिंताएं थीं और उनका दायरा बहुत ही व्यापक है। और इसमें हम नेहरू से जुड़ी हुई एक शख्सियत की ज़िंदगी के एक वाक़ये के इर्द गिर्द लिखी गई एक किताब पर चर्चा कर रहे हैं। नेहरू से एक बार ब्लिट्ज़ के संपादक करंजिया साहब ने बातचीत करते हुए नेहरू को कहा कि आई एम टॉकिंग टू द स्टेट्समैन नेहरू, और नेहरू ने कहा कि देयर वॉज ओनली वन स्टेट्समैन एंड दैट वॉज गांधी, एंड वी आर चिल्ड्रन ऑफ गांधी एरा। तो खुद को चिल्ड्रन ऑफ गांधी एरा कहने वाले जवाहरलाल नेहरू ने गांधी की हत्या के बाद 5 फरवरी 1948 को हरिजन में एक लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने लिखा, इवन इन हिज डेथ देयर वॉज ए मैग्निफिसेंस एंड कंप्लीट आर्टिस्ट्री। इट वॉज फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू a fitting climax to the man and to the life he had lived. There was no fading the life, there was no fading away of the body or a long illness or the forgetfulness of the mind that comes with age. इस लेख का शीर्षक है द परफेक्ट आर्टिस्ट, जिसमें नेहरू ने कहा कि जैसी मौत गांधी की हुई उसके अलावा और किसी तरह की मौत गांधी जैसी एपिक लाइफ जीने वाले की हो ही नहीं सकती थी। लेकिन यह तो उस हत्या की एक काव्यात्मक व्याख्या है। वह हत्या थी और जघन्य हत्या थी, और यह किंचित आश्चर्य की बात है कि उस हत्या के बारे में खुद जवाहरलाल नेहरू एक सीमा के बाद बहुत ज्यादा चर्चा आगे नहीं करते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर उसके कोई 1.5 महीना बाद वर्धा में आयोजित सम्मेलन को छोड़ दें, जो कि गांधी से जुड़े हुए लोगों का सम्मेलन था, जिसमें वे चर्चा कर रहे थे कि इसके बाद आगे क्या, उसके बाद भी गांधी की हत्या भारत के लिए विचार का विषय नहीं बन पाई। इस बात पर मेरा ध्यान गया 2001 में, जब इत्तेफाक से वर्धा में ही कॉलेजों के छात्रों के बीच एक भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में मेरी मुलाकात गोरखपुर के एक छात्र से हुई। वह छात्र भोजन के अवकाश के समय मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि आप मुझे यह बतलाएं कि गांधी की हत्या क्यों हुई थी। आपको याद होगा कि 2001 में एनडीए का पहला संस्करण सरकार में था, और उस वक्त पाठ्य पुस्तकों में तब्दीली की गई थी, और सहज ही मैंने उसे उत्तर दिया, हाँ, अब पाठ्य पुस्तकों में इसका जिक्र नहीं है। और वह नौजवान मुस्कुराया और उसने कहा कि सर, मैंने काफ़ी पहले स्कूल पास कर लिया है, इसका मतलब एनडीए के सरकार में आने के पहले और पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन के पहले। और तब अचानक मेरा ध्यान गया कि भारत की स्कूली किताबें भी गांधी की हत्या को विचार का विषय नहीं बनाती, बल्कि वे उससे कतरा कर निकल जाती। आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले जो आरंभिक छात्र हैं, वे गांधी की हत्या के बारे में एक धुंधला सा ख्याल उनके दिमाग में, यह ख्याल एक और ख्याल से की छाया में पलता रहता है। उसका अंदाज मुझे मिला कुछ वर्ष पहले, जब हमने
दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग पर जहां गांधी की हत्या हुई थी, जिसे पहले बिरला हाउस कहा जाता था, वहां हमने स्कूली छात्रों को हर शुक्रवार बुलाना शुरू किया। और तब हमारा ध्यान इस बात पर गया, और यह अपनी कक्षाओं में छात्रों से बात करते हुए मैंने जाना कि दिल्ली के स्कूल जब दिल्ली दर्शन कराते हैं और दिल्ली में अलग अलग जगह अपने छात्रों को ले जाते हैं, तो वे राजघाट तो ले जाते हैं छात्रों को, लेकिन वे 30 जनवरी मार्ग नहीं ले जाते हैं। मैंने प्रोफेसर कृष्ण कुमार से बात की, और प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने एक दूसरे लेख का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि दरअसल ये स्कूल गांधी की हत्या के उस क्षण से बचकर निकल जाना चाहते हैं। उस हत्या पर कोई बात नहीं करना चाहता, और कोई बात नहीं करना चाहता या कोई उस हत्या के बारे में सुनना नहीं चाहता। इस चीज की तरफ एक नए सिरे से मेरा ध्यान गया जब मैंने जेम्स डगलस को सुना, जिन्होंने गांधी की हत्या के संदर्भ में अनस्पीकेबल इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग की हत्या पर भी किताब लिखी है, और कैनेडी की हत्या पर भी किताब लिखी है, और गांधी की हत्या पर भी लिखी है। और उनका कहना है कि कुछ है जो अनस्पीकेबल है। तो जो अनस्पीकेबल है वो क्या दरअसल इसलिए है कि हम सुनना नहीं चाहते हैं उसके बारे में, और उसकी चर्चा अत्यंत ही असुविधाजनक है। लेकिन गांधी की हत्या के इर्द गिर्द काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, और अक्सर गांधी की हत्या पर बात करते समय और पिछले 8 वर्ष से गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हाल में लंदन में हुए नाटक से भी प्रतीत होता है, जैसे गांधी जिस धरातल पर खड़े थे ठीक उसी धरातल पर नाथूराम गोडसे खड़ा था, और जैसे नाथूराम गोडसे की एक वैचारिक प्रतिद्वंद्विता गांधी से थी, जिसका एक हिस्सा वह हत्या भी थी, इसमें गांधी अपनी रक्षा नहीं कर पाए। तो वह हत्या थी क्या, वह हत्या क्यों की गई, और जिसने वह हत्या की वह आखिर हत्यारा बना कैसे, ये प्रश्न है। मेरा ध्यान गया गांधी पर जो कुछ भी लिखा गया है, उसमें 3 कविताएं नागार्जुन की, उन पर नजर गई मेरी, और ये कविताएं 1948 में लिखी गई थी। नागार्जुन हिंदी के कवि हैं, आप जानते हैं। एक कविता का शीर्षक है तर्पण, दूसरी का शीर्षक है शपथ, और तीसरी का शीर्षक है वाह गोडसे। एक कविता में वे लिखते हैं, जो शपथ नाम की कविता है, कोटि कोटि कंठों से निसृत सुन सुनकर आक्रोश, भगवा ध्वजधारियों के उड़े जा रहे होश, लगे बदलने दुष्ट पैंतरे, मृत्यु समय की तेरी सौम्य मुखाकृति की ही छवि उतारकर, रुद्ध कंठ हो सजल नेत्र हो, जन समूह से मांग रहा भीख क्षमा की, गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में, सत्य अहिंसा शांति मानवता और करुणा, तेरी बनी बनाई टिकिया बांट रहा है सांझ सवेरे। यातुधान की अद्भुत माया मुझसे कही न जाए, कौन बताए काल नेमी की लीला अपरंपार, काली टोपी जला जला वह आज कर रहा तेरी जय जयकार। 13 दिन तक शोक मनाकर भले और कुछ नहीं हुआ, भस्मासुर की आयु तो बढ़ी। आमतौर पर यह कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे के बनने में उसके बचपन का भी हाथ है। जिस प्रकार वो पला बढ़ा, तो नाथूराम गोडसे जहाँ पहुँचा उसके पीछे यह हाथ है। एक तरह की साइको एनालिसिस की जाती है, और यह वाह गोडसे नामक कविता में भी नागार्जुन लिखते हैं कि अब वे तुम्हारी चित्त वृत्ति की परीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सबसे शुरू में जो सवाल सबसे शुरू में किया जाता है, मैं करना चाहता हूं कि आपकी रुचि नाथूराम गोडसे में हुई ही क्यों? गोडसे में मेरी रुचि बाद में हुई। शुरू में हम संघ के ऊपर काम कर रहे थे, और पिछले मेरे ख्याल से 12 साल से, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था बाबरी मस्जिद के ऊपर,
तो हम लोग रिसर्च शुरू किए बाबरी मस्जिद के ऊपर, और उसके बाद धीरे धीरे संघ पे शिफ्ट होते चले गए। तो बाद में हम आर्काइवल जर्नलिज्म पे पूरा फोकस कर चुके थे अपना, और पिछले 5-7 साल से गोडसे का प्रपोजल मुझे कैरवन मैगजीन ने दिया। मुझे कहा कि एक प्रोफाइल लिखिए। हम प्रोफाइल लिख रहे थे, हम बुक पे काम नहीं कर रहे थे एक्चुअली। लेकिन रिसर्च के प्रोसेस में, आर्काइवल रिसर्च के प्रोसेस में मुझे नाथूराम गोडसे का इंटरोगेशन का स्टेटमेंट मिला। ये बड़ा अजीब सा बात है कि अभी तक जो कुछ भी हम जानते हैं नाथूराम गोडसे के बारे में, वो उसके कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर आधारित है। इसके बावजूद कि कोर्ट का जजमेंट अगर आप देखें, कोर्ट ने उस स्टेटमेंट में, कोर्ट में दिए गए नाथूराम गोडसे के स्टेटमेंट के सारे क्लेम्स को खारिज कर दिया। फिर भी उस स्टेटमेंट को इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में ट्रीट किया जाते रहा इस पूरे दौरान। जब हम इंटरोगेशन वाला स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, मराठी में था, हमने जब ट्रांसलेट करवाया उसको और पढ़ा, तो हमें कई क्लूज मिले उसमें। एक तो ये कि वो स्टेटमेंट जजमेंट के बिल्कुल अनुरूप था, और दूसरा ये कि उसने मुझे कुछ क्लूज दिए जिससे हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और भी काफ़ी दस्तावेज हमारे पास आए। और फिर जो पिक्चर सामने आ रहा था वो एक बिल्कुल अलग पिक्चर था जो कोर्ट के स्टेटमेंट में दिया गया, कोर्ट में दिया गया गोडसे का जो स्टेटमेंट था उससे एकदम अलग था, और हमारी समझदारी को बिल्कुल दूसरी तरफ ले जा रहा था। प्रोफाइल हमने किया कैरवन मैगजीन के लिए, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं था। आप 14-15 हज़ार वर्ड में पूरी कहानी को नहीं बोल सकते थे, तो फिर इसको एक किताब का शेप देना पड़ा मुझे। तो धीरेन्द्र, नाथूराम गोडसे के उस अदालत के वक्तव्य को इतना गौरवान्वित किया जाता है और यह बतलाया जाता है कि नाथूराम गोडसे की पूरी तर्क पद्धति को उसमें आप देख सकते हैं, और गांधी से नाथूराम गोडसे की असहमति को देख सकते हैं। जेम्स डगलस कहते हैं और बहुत सारे अध्येताओं का कहना है कि इस हत्या को नाथूराम गोडसे का फैसला बतलाना गलत है। यह नाथूराम गोडसे ने हत्या की, लेकिन यह फैसला कहीं और लिया गया था। और डगलस तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपको दरअसल विनायक दामोदर सावरकर के शिष्य कहना चाहिए, सिर्फ गोडसे कहने की जगह। दो नाम आते हैं जो आपने कहा कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर काम करना शुरू किया था, लेकिन जैसा नागार्जुन लिखते हैं कि उन्होंने अपनी काली टोपी जला जलाकर और 13 दिन का शोक घोषित करके, और उसके बाद गांधी को प्रातः स्मरणीय घोषित करके, और यह कहा कि नाथूराम गोडसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो यह जो निर्णय है, जैसा आपने कहा कि आपका ध्यान एक दूसरे दस्तावेज पर गया जो नाथूराम गोडसे के अदालत में दिए गए वक्तव्य, जिस वक्तव्य की चर्चा होती रही है और जिसको लोग पढ़ते रहे हैं, उससे अलग वह दस्तावेज है जो आपको अलग निष्कर्ष पर ले जाता है। वह दस्तावेज कौन सा है? बिल्कुल, ये जो दस्तावेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इंटरोगेशन वाला स्टेटमेंट है जो कि मार्च 1948 में 3 मार्च या 4 मार्च 1948 में वो कंप्लीट किया गया, इंटरोगेशन का पूरा प्रोसेस। इसीलिए मैं कहता हूँ, आपने कहा कि सावरकर का शिष्य के रूप में जब तक गोडसे को बताते रहेंगे लोग, और ये इसको बतलाने में आरएसएस ने भी बड़ा रोल प्ले किया। गोडसे सिर्फ सावरकर का शिष्य नहीं था, गोडसे काशीनाथ भास्कर लिमय का भी शिष्य था। काशीनाथ भास्कर लिमय महाराष्ट्र के संघ चालक थे, और अगर हिंदुत्व से परिचय सावरकर ने कराया गोडसे को, तो आरएसएस से परिचय काशीनाथ भास्कर लिमय ने कराया गोडसे। अब अगर आप दोनों को मिला के देखें, बहुत ही चालाकी से जो प्रो आरएसएस राइटर्स हैं वो इस बात को छुपा जाते हैं, और बाद में बाकी लोग भी इसको एक्सेप्ट कर लिए कि काशीनाथ भास्कर लिमय का भी एक रोल था। इनफैक्ट हमने किताब में भी इसका जिक्र किया है। वॉल्टर एंडरसन ने, देखिए, इस पूरे
ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो गोडसे हो या फिर वो आरएसएस के अलग अलग कैरेक्टर्स हो, उनके रोल को समझने में प्रॉब्लम पैदा इसलिए भी होने लगा क्योंकि बहुत सारे मिथ मेकर्स काम करने लगे इसके ऊपर। एंडरसन ने अपना एक पहला किताब लिखा, ब्रदरहुड इन सैफरन, लेट 80s में आया, जिसमें वो ये बोलते हैं कि काशीनाथ भास्कर लिमय को आरएसएस से निकाल दिया गया था अर्ली 40s के दौरान। कुछ मेन टेक्स्ट में, कुछ एंड नोट में वो इस बात को बोलते हैं बिना किसी रेफरेंस का। जबकि मैंने कहा कि वो जो दस्तावेज है, जो इंट्रोगेशन का स्टेटमेंट है, उसमें गोडसे काशीनाथ भास्कर का नाम ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा नाम ले रहा है, ना सिर्फ आरएसएस में लाने के लिए बल्कि हिंदू राष्ट्र दल जो उसने बनाया उसका भी स्टेट प्रेसिडेंट काशीनाथ भास्कर लिमय है। एक तरफ वो संघ चालक है महाराष्ट्र के, दूसरी तरफ वो हिंदू राष्ट्र दल के स्टेट प्रेसिडेंट है, जिसके लिए गोडसे और आप्टे काम कर रहा है। तो इसका जानकारी हमको उसमें मिला, उस इंटरोगेशन के स्टेटमेंट में। फिर जो दस्तावेज सीज किए गए थे नागपुर हेडक्वार्टर से, आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर से गांधी असैसिनेशन के बाद, वो दस्तावेज भी अचानक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हम देखते हैं कि जो संघ चालक, जो अलग अलग इलाकों में जो संघ चालक थे, उनका जो लिस्ट है, जो कितना चंदा कलेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर हर एक साल लिस्ट बनता था। उस लिस्ट में इनका पूरा नाम है अर्ली 40s के दौरान, काशीनाथ भास्कर लिमय का। लेकिन एंडरसन ने अपनी किताब में लिख दिया कि उनको तो निकाल दिया गया था, किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सिर्फ सावरकर के शिष्य नहीं थे गोडसे, काशीनाथ भास्कर के भी शिष्य थे। और क्योंकि ये दोनों के शिष्य थे, इसलिए आरएसएस और हिंदू महासभा, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर भी था गोडसे, और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो गया इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि कोर्ट के स्टेटमेंट में जहां गोडसे एक तरफ अपने सारे को एक्यूज्ड को के ऊपर से इल्जाम हटा रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, वो तो ये भी बोलता है कि आपने को भी नहीं पता था कि हम गांधी की हत्या करने वाले हैं। कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन साथ साथ सारे एक्यूज्ड के अलावा जो दो ऑर्गेनाइजेशन की बात वो करता है कि इसको हमने ज्वाइन किया फिर हमने छोड़ दिया, उसमें सिर्फ आरएसएस नहीं था। वो बोलता है कि हमने आरएसएस ज्वाइन किया फिर हमने छोड़ दिया, फिर वो बोलता है हमने हिंदू महासभा ज्वाइन किया, हमने हिंदू महासभा छोड़ दिया। तो सबको वो बरी कर रहा है एक एक करके, अपने सारे को एक्यूज्ड के अलावा। इसलिए मैं इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि वो ये कहना गलत होगा कि वो सावरकर का शिष्य था। वो काशीनाथ भास्कर लिमय का भी शिष्य था। महाराष्ट्र का उन दिनों बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता था, इतना इंपॉर्टेंट होता था कि जो हेडगेवार की चिट्ठियां हैं उसमें आप पाएंगे कि हेडगेवार जो चिट्ठी लिख रहे हैं लिमय को, वो इस तरह से लिख रहे हैं जैसे कि लिमय उनका अगला सक्सेसर होने वाला है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये जो एचआरडी है जिसकी आपने बात की, जिसके लिए नाथूराम गोडसे काम करते थे और लिमय की भूमिका उनको बनाने में, आपने किताब के शुरुआत में नाथूराम गोडसे के आरंभिक जीवन का जिक्र किया है, यानी एक छात्र के रूप में उनके असफल होने का, अनुत्तीर्ण होने का, उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों की तरफ आकर्षित होने का, कांग्रेस की गतिविधियों की ओर भी, गांधी की गतिविधियों की ओर भी। लेकिन फिर आप लिखते हैं कि 30 के आसपास उनकी मुलाकात जिस आदमी से होती है वह नाथूराम गोडसे के जीवन को मोड़ देता है। तो हमारी रुचि ये जानने में है, जिसको आप यहाँ लिखते भी हैं, जैसे आप कहते हैं मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, तो यह निर्माण कहाँ हो रहा है? यह निर्माण सावरकर के साथ हो रहा है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हो रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हत्या के बाद यह कहा कि नाथूराम गोडसे से उसका कोई रिश्ता नहीं है, जो खुद नागार्जुन लिखते हैं। तो इसको अपनी जांच पड़ताल खोजबीन के दौरान आपने
इस बात पर विश्वास करने का आधार है या नहीं है? क्या संघ पर यह आरोप बेवजह लगता है कि नाथूराम गोडसे से संघ का रिश्ता था? तो इसको आप कितना दृढ़ मानते? देखिए, ये बात सही है कि वो गोडसे जब सार्वजनिक जीवन में पहला कदम रखता है तो वो गांधीयन मूवमेंट की तरफ खिंच रहा है। लेकिन ये वही समय है 1929, उसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ था रत्नागिरी में गोडसे मैट्रिक फेल होने के बाद उसी समय में शिफ्ट किया था अपने पिताजी के पास, और वहीं पे पास में ही उसी लेन में जहां उनका घर था, जहां ये लोग रह रहे थे, उसी लेन के दूसरे एंड पे सावरकर रहा करते थे। तो शुरू से पहले तो ये गांधीयन मूवमेंट में छोटा छोटा कार्यक्रम जो होता था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने भाषण देना भी सीखा, इनफैक्ट वो लिखते हैं अपने इसमें। और फिर लेकिन वो साइमल्टेनियसली सावरकर से मिल भी रहे थे। धीरे धीरे वो सावरकर के फोल्ड में आने लगे, और उसके कई कारण थे। उनका अपना जो कल्चरल बैकग्राउंड था वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। और फिर सावरकर के संपर्क में कुछ समय रहते हैं। ये हुआ उसका नतीजा कि गांधीयन मूवमेंट से वो बाहर निकल आता है और सावरकर के उस कोठरी का हिस्सा बन जाता है रत्नागिरी में। लेकिन अभी वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ था। फिर वो सांगली आता है, उसके पिताजी रिटायर होकर सांगली आ जाते हैं। यहाँ पे दोबारा उसका हिंदुत्व के साथ वो मुखातिब होता है जब काशीनाथ भास्कर लिमये के संपर्क में वो आता है, और फिर आरएसएस के फोल्ड में आता है। काशीनाथ भास्कर लिमये उसको आरएसएस में लाते हैं। काशीनाथ भास्कर लिमये उसके लिए गुरु थे एक तरह से। तो उसका जो पूरा का पूरा रेडिकलाइजेशन है वो सिर्फ सावरकर पे नहीं था। आरएसएस के अंदर अगर आप देखेंगे कि हिंदुत्व हु इज ए हिंदू सावरकर ने लिखा 1923 में, जिसमें एक जो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट, हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही नेबुलस फॉर्म में है। लेकिन 1939 में जो गोलवॉलकर का किताब आता है, वी आर आवर नेशन डिफाइंड, इसने उस पूरे कॉन्सेप्ट में, उस आइडियोलॉजी में बहुत ही डिटेल्स ऐड किए। यहाँ पे पहली बार मुस्लिम्स को कैसे डील करना है, जर्मन पैटर्न पे एंटीसेमिटिज्म को फॉलो करना है इंडिया में, इसके डिटेल में वो जा रहा है गोलवॉलकर। और सारे इनके मीटिंग्स में, बौद्धिक में, आरएसएस के, जिसने वो किताब नहीं भी पढ़ा है उसको भी पता है उसके डिटेल्स। हम देखते हैं कि पूरे 40s के दौरान ये वी का रिप्रिंट हो रहा है, बार बार रिप्रिंट हो रहा है गांधी असैसिनेशन तक। गांधी असैसिनेशन के बाद उसको ये लोग रिप्रिंट करना बंद करते हैं, बाद में डिसोन करता है गोलवॉलकर। तो मेरा कहना ये है कि सावरकर का जो इम्पैक्ट था गोडसे के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा आरएसएस और उसके अंदर जो चल रहे डिबेट्स थे हिंदू राष्ट्र को लेके, मुस्लिम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा था गोडसे का। इसलिए आरएसएस का रोल इस आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन को बनाने में, जिस फॉल्ट लाइन को वो स्पीयर हेड कर रहा है जब वो गांधी का मर्डर करता है, आरएसएस का रोल सावरकर से कहीं ज्यादा था। क्योंकि हम गोलवॉलकर के वी को भूल जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और हिंदुत्व जो 40s के दौरान जो हिंदुत्व चल रहा था, जो उसका डायरेक्शन था, जो उसके डिटेल्स थे, जिस तरह के डिबेट्स हो रहे थे, उन सब में इस किताब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था हिंदुत्व हुई से हिंदू की तुलना में। सावरकर के से नाथूराम गोडसे का मिलना, आपटे का मिलना, आपटे का भाग्य को बतलाना,
कि और ये जेम्स डगलस अपनी किताब में लिखते हैं कि इरादा 3 हत्याएं करने का था, गांधी, नेहरू और सोहरावर्दी की। और अगर उसको छोड़ भी दें तो एक नुक्ता जिसको हम समझना चाहेंगे और वह यह कि खुद सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच क्या संबंध है, क्योंकि आप इसका जिक्र काफ़ी करते हैं इस किताब में। उनका क्या संबंध था? क्योंकि ये कहा जाता है कि विनायक दामोदर सावरकर तो हिंदू महासभा के थे और हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, हमारे बीच कोई संबंध नहीं। अगर आप असैसिनेशन के बाद जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, उस लिटरेचर के बेसिस पे अगर आप असैसिनेशन के पहले का हिंदुत्व का मूवमेंट है या फिर आरएसएस हिंदू महासभा का रिलेशनशिप है या सावरकर और आरएसएस का रिलेशनशिप है, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक तरह का पिक्चर मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी समझदारी को आधारित करेंगे उन दस्तावेजों पे जो दस्तावेज असैसिनेशन से पहले जनरेट हुए, तो आपको दूसरे तरह का पिक्चर मिलेगा। वो दस्तावेज आर्काइवल भी हो सकता है, वो दस्तावेज पब्लिश मटेरियल भी हो सकता है, और काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। असैसिनेशन के पहले के मटेरियल बहुत सारे हैं। जो कुछ भी आज कहा जाता है, गांधी असैसिनेशन के बाद कहा जाता है, उसमें मिथकों का बहुत बड़ा रोल है। जब पहला मिथक ये बना कि गोडसे आरएसएस छोड़ चुका था काफी पहले, गांधी हत्या करने से काफी पहले, तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा मिथक तैयार किया गया, और वो मिथक था कि आरएसएस और हिंदू महासभा का संबंध जब से सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने तब से खराब हो गया ना। ये मिथक कैसे बना? गोडसे को फांसी दी गई 15 नवंबर 49 में। उसके 2-2.5 महीने के बाद इकोनॉमिक वीकली, जो आजकल ईपीडब्ल्यू है, उसमें एक आर्टिकल छपता है। डीवी केलकर नाम के एक व्यक्ति लिखते हैं, जिस आर्टिकल का नाम है, टाइटल है द आरएसएस, जिसमें वो ढेर सारी बातें करते हैं। ये सारी बातें करते हैं कि सावरकर के प्रेसिडेंट बनने के बाद से रिलेशनशिप खराब हो गया, और आरएसएस सावरकर का वो कोट, फेमस कोट, जिसको बाद में सभी लोग यूज करने लगे, एपिटैफ वाला कोट। जबकि इस पूरे आर्टिकल में एक भी रेफरेंसिंग नहीं है, एक भी साइटेशन नहीं है। इसके बावजूद कि उसी आर्टिकल में डीवी केलकर ये भी बोल रहे हैं कि वो हेडगेवार के बहुत क्लोज थे, फिर भी उस आर्टिकल को उसके फेस वैल्यू पे ले लिया गया, ना सिर्फ प्रो आरएसएस राइटर के द्वारा, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव रिसर्चर्स हैं वो लोग भी। मैंने देखा एक बुक आया था, सावरकर का बायोग्राफी पुरंदरे ने लिखा था, वैभव पुरंदरे ने। तो उस बुक को प्रमोट करने के लिए ये जो कोट है, जिसमें सावरकर उसी आर्टिकल में इस कोट का जिक्र है कि सावरकर ने कहा कि द एपिटैफ ऑफ आरएसएस स्वयंसेवक विल बी दैट ही वाज बोर्न, ही जॉइंड आरएसएस बट ही डाइड विदाउट अकॉम्प्लिशिंग एनीथिंग। उस कोट को ट्वीट कर रहे हैं रामचंद्र गुहा। अब आप देखिए कि होता क्या है। रामचंद्र गुहा के मिलियंस में है फॉलोअर्स। रामचंद्र गुहा तो ऑब्जेक्टिव रिसर्चर है, लेकिन जब वो ये इसको ट्वीट करते हैं तो फिर क्रेडिबल बन जाता है बात। तो हमारी जो समझदारी है, सावरकर का आरएसएस के साथ क्या संबंध था इसके बारे में, ये समझदारी डिस्टॉर्ट करने में मिथोग्राफर्स और उनके एम्पलीफायर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। सच्चाई ये है, अगर आप असैसिनेशन के पहले के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सावरकर का हेडगेवार के साथ बहुत अच्छा संबंध था। हेडगेवार इनफैक्ट हिंदू महासभा के लीडर भी थे। गोलवलकर, जो कि 1939 में कैलकाटा सेशन होता है हिंदू महासभा का, उसमें वो सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, हार जाते हैं। गोलवलकर, जो कि 1940 में सरसंघ चालक बने, सावरकर के हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के 3 साल बाद उनका पहला कोशिश है हिंदू महासभा में सेक्रेटरी बनने का, जो हार जाते हैं इलेक्शन। उसके बाद आप देखेंगे कि इस पूरे 40s के दौरान सावरकर
आरएसएस के फंक्शंस में जा रहे हैं, आरएसएस के फंक्शंस को एड्रेस कर रहे हैं, उनके कैंप को एड्रेस कर रहे हैं। उनका जो समर कैंप या विंटर कैंप, ये लोग बराबर ऑर्गेनाइज करते थे 2 जगह में, खास करके पूना और नागपुर। इन सारी जगहों पे सावरकर का प्रेजेंस आपको हमेशा दिखेगा और सावरकर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उनके समय समय पे उनको चंदे का एक रिवाज रहा है महाराष्ट्र में, तो वो भी दे रहे हैं। ये सब बाद तक कर रहे हैं, मतलब 40s के दौरान भी कर रहे हैं। यानी संघ के लोग चंदा इकट्ठा संघ के लोग चंदा इकट्ठा करके उनको दे रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, रिलेशनशिप में कोई खराबी नहीं थी। सच्चाई ये था कि आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बहुत सारे ओवरलैपिंग मेंबरशिप थे। गोडसे एक एग्जाम्पल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम आपको और देना चाहेंगे, एमएन घटाटे। एमएन घटाटे संघ चालक थे नागपुर के। नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आरएसएस के ज्योग्राफी के अंदर। अब और वो बहुत ही क्लोज थे गोलवलकर के भी, हेडगेवार के भी। हेडगेवार का मृत्यु उन्हीं के घर पे होता है। संघ चालक थे और साथ साथ वो हिंदू महासभा के ट्रेजरर भी थे। तो ये जो ओवरलैपिंग रिलेशनशिप है ये गांधी मर्डर तक कंटिन्यू करता है। लेकिन गांधी मर्डर के बाद के रिकॉर्ड्स पे के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को, तो जो पिक्चर आपको मिलेगा वो पिक्चर बिल्कुल गलत पिक्चर है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्ययन और आप कह रहे हैं वस्तुनिष्ठता से होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तरीके से होना चाहिए, और वह सिर्फ उन लोगों की टेस्टिमनीज के आधार पर नहीं होना चाहिए जो स्वयं संघ से जुड़े हुए हैं, और वे जो दावा करते हैं उनके आधार पर आप नतीजे नहीं निकाल सकते हैं, यही आप कह रहे हैं। और दूसरे के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कहा जाता है उससे ज़्यादा ज़रूरी यह देखना है कि वह कर क्या रहा है अपने व्यवहार में। यानी सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्ते को अगर देखना हो तो फिर सावरकर लगातार उसके प्रशिक्षण शिविरों में जा रहे हैं, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, और यह रिश्ता बहुत ही जीवंत है और लेन देन का रिश्ता बना हुआ है। एक तरह से वो वैचारिक गुरु भी हैं गोलवलकर। तो यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसके कारण नाथूराम गोडसे वह बना जो कि वह बना, यानी उसने गांधी की हत्या की, यह एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है जिसमें बहुत सारे नाथूराम गोडसे तैयार हो रहे होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जैसा मिथोग्राफर्स की बात की कि बहुत सारे मिथोग्राफर्स हैं, तो हमारे अब अनेक समाज वैज्ञानिक मित्र हैं जो ये कहने लगे हैं कि संघ का विस्तार दरअसल सेवा के कारण हो रहा है। जो वह सेवा करता है उसके कारण संघ का विस्तार हो रहा है। तो यह भी एक तरह की मिथोग्राफी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। संघ मिथकों पे जीता है। संघ को पता है कि इतिहास उसके साथ खड़ा नहीं है, इसलिए इतिहास के बारे में इतिहास का डिस्टॉर्टेड पिक्चर देना उसकी मजबूरी है ताकि लोग उसको एक्सेप्ट कर सके। और ये सेवा वाला पूरा बात है, सेवा वगैरह ये सब तो ठीक है, कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन जो इनका फैलाव है, जो इनका अपील है, वो अपील सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन के थ्रू है। उसके अलावा जो कुछ भी ये करते हैं उसका इनके फैलाव के साथ कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए पार्टीशन के समय में, पोस्ट पार्टीशन में क्या हो रहा था। अगेन आप, और बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं, मिथोग्राफर्स ने कितना डिस्टॉर्ट किया है हिस्ट्री को। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एम्फसाइज कर रहे हैं इस बात को कि जो रिफ्यूजीज आ रहे थे इंडिया, उनके बीच में संघ के लोग काम कर रहे थे। लेकिन क्या वो आधार था इनके फैलाव का, रिफ्यूजीज के अंदर के पेनिट्रेशन का आधार नफरत था। नफरत के आधार के थ्रू ही ये फैल रहे थे उनके अंदर, और वो नफरत सीधा नफरत था मुस्लिम्स के खिलाफ। ये जो इनका जो पोजीशन था मुस्लिम्स को लेके, ये पोजीशन इनका थ्रू आउट बना रहा आज भी। जो आपने कहा कि
बहुत सारे गोडसे पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं वो कौन है? ये सारे लोगों ने अपना शिक्षा, पॉलिटिकल एजुकेशन गोडसे की तरह संघ के शाखा में लिया। मोदी ने भी अपना शिक्षा संघ के शाखा में लिया गोडसे की तरह। तो इसलिए जब आप एक खास स्कूल से निकलेंगे तो सेम प्रोडक्ट के रूप में आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका पूरा काम एक तरह से संघ के तंत्र पर है। आपने इसके पहले अखाड़ों पर काम किया है। अखाड़ों पर काम करते समय आपका विश्व हिंदू परिषद से भी संपर्क रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह कहता है कि ये सारे गंदे काम हम नहीं करते। बजरंग दल के अगर कुछ बिगड़े हुए लोग करते हैं तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। या विश्व हिंदू परिषद एक स्वतंत्र संगठन है। आपने इसके पहले जो काम किया है, मैं उसकी रोशनी में पूछना चाहूँगा, क्योंकि यह किताब उसके बाद लिखी गई है। तो आपके पास एक समझ है और वह समझ उस पूरे तंत्र की है, जो तंत्र ऐसे व्यक्तियों को भी तैयार करता है, और यह कहा जा सकता है कि वह एक प्रकार का पर्यावरण तैयार करता है जिसमें इस प्रकार के हत्यारे अपने आप ही पैदा हो सकते हैं, और वह पर्यावरण उनको पाल पोस सकता है या उनको सस्टेन कर सकता है, वो इकोसिस्टम। तो इस तंत्र को आप समझाइए, क्योंकि आपने एक बात कही है कि कुछ मूर्तियां रख दी गई थी 1949 में बाबरी मस्जिद में। तो बाबरी मस्जिद है भी नहीं, आपने उसकी भी पूरी पड़ताल की है। वहां भी संघ की कोई भूमिका होगी, उसके बाद की किताबों में भी। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि संघ ऑपरेट कैसे करता है। आप हिंदुत्व पॉलिटिक्स के अंदर फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी नाम सुनते हैं, बार बार अलग अलग समय में नए नए फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज कर जाते हैं। कैसे इमर्ज करता है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्पत्ति कैसे होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू महासभा के एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है। वो खुद ही फ्रिंज के रूप में, बिल्कुल फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जब मुंजे इसके हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उस समय में कुछ नागपुर के ब्राह्मण्स इकट्ठा होते हैं और वो आरएसएस बना लेते हैं। आरएसएस उस डर्टी जॉब को कर रहा है जिस डर्टी जॉब को करना जरूरी है पोलराइजेशन के लिए, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं कर सकता। ये जो इनको इस बात का पता चल गया था डे वन से कि इनके पास हमेशा फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए उस काम को करने के लिए जिस काम को पार्टी नहीं कर सकता है। बाद में जब आरएसएस असैसिनेशन के बाद, गांधी असैसिनेशन के बाद आरएसएस जब इमर्ज करने लगा एक स्वतंत्र एंटिटी के रूप में, तब उसको खुद नए फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस का जरूरत पड़ने लगा। विश्व हिंदू परिषद जब आया, विश्व हिंदू परिषद का पर्पस क्या था? साधुज को इस हिंदू वोट बैंक को क्रिएट करने में कैसे लगाया जाए इस काम के लिए। ना हिंदू वोट बैंक का जरूरत किसको था? आरएसएस को तो नहीं था। हिंदू वोट बैंक का जरूरत था जनसंघ को। जनसंघ इस काम को कर सकता था, लेकिन अगर वो करता तो क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ऑपरेट करता है, वो नहीं कर सकता था, इसलिए एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया गया, विश्व हिंदू परिषद, जो इस काम को करेगा। अब इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि नए नए फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज करते गए। जब विश्व हिंदू परिषद भी अब एक इंपॉर्टेंट एंटिटी बन गया, तो उसको एक नया फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत था। बजरंग दल आ गया आपके सामने। तो ये सिलसिला आज भी चल रहा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इस देश में इतने सारे फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज कर गए हैं, और जगह जगह पे, कहीं गौ रक्षा के नाम पे, कहीं कुछ, कहीं लव जिहाद के नाम पे वो अपना काम कर रहे हैं, जो कि एस्टैब्लिश्ड एंटिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ऑपरेट करता है उसके लिए करना संभव नहीं है। इसलिए फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस समय समय पे आना इनकी मजबूरी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पूना के कुछ ब्राह्मण इकट्ठा हुए, नागपुर के।
पूना के ब्राह्मणों की भी रुचि थी उसमें, और पूना एक केंद्र था। और आपको याद हो, आप जब गांधी की हत्या पर शोध कर रहे हों तो उस वाक़ये को देखा ही होगा आपने, जिसमें गांधी की जान जा सकती थी। जब गांधी पर बम फेंका गया, गांधी के काफिले पर पुणे में, और ये अलग बात थी कि बम फटा नहीं और वह गांधी के आगे की गाड़ी पर गिरा। लेकिन वह दौर था जब गांधी अपनी हरिजन यात्रा कर रहे थे। तो यह जो ख्याल है कि दरअसल एक नौजवान काफ़ी नाराज़ था गांधी से, क्योंकि पाकिस्तान बनने से वो रोक नहीं सके थे, 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने की जिद की थी, वगैरह वगैरह वगैरह, और इस वजह से एक शुद्ध हिंदू ने गांधी की हत्या की। तो गांधी ने भारत के लिए बहुत महान काम किए। जो संघ की का मिथ है या उसकी मिथक कथा है, उसमें यह कहा जाता है कि गांधी ने बहुत अच्छे काम किए भारत के लिए, लेकिन एक समय के बाद वे भारत के लिए हानिकारक हो रहे थे। इसलिए जैसे कृष्ण ने संहार किया था, वैसे ही गांधी का संहार नाथूराम गोडसे ने किया। एक तरह से इसलिए वो वध था, वह हत्या नहीं थी। और इसलिए गांधी को मोक्ष मिला। उसने गांधी को मोक्ष दिया, जैसे हिंदू मिथकों में मोक्ष दिया जाता है। तो रावण को भी मोक्ष मिला, जरासंध को भी मोक्ष मिला, सबको मोक्ष मिला। तो गांधी को भी उसने मोक्ष दिया, तो वो मोक्ष दाता था। और मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ फ्रेंच नाटककार और दार्शनिक हेलेन सिक्सू की। हेलेन सिक्सू ये लिखती हैं और उनका ये उद्धरण हमें याद रखना चाहिए। वह कहती हैं कि यह एक तरह का भ्रम है कि भारत में गांधी पर काफ़ी श्रद्धा है लोगों की। असल बात यह है कि गांधी से काफ़ी घृणा की जाती है, और यह घृणा गांधी से इस वजह से की जाती है कि गांधी ने दरअसल उन लोगों का साथ देना तय किया जो गटर के लोग थे। वे लिखती हैं शेड्यूल कास्ट। चूंकि उन्होंने उनका साथ देना तय किया, इसलिए उनकी हत्या की गई। यह हेलेन सिक्सू का कहना है। तो यह जो पक्ष है, इस पक्ष की तरफ आपका ध्यान गया कि गांधी का यह काम दलित जातियों का या भारत की जाति व्यवस्था को कमजोर करने का या उसको ध्वस्त करने का, यह काम कांटे की तरह खटक रहा था। और इसके लिए गांधी की हत्या की कोशिशें 30 के दशक में ही होने लगी थी। हिंदुत्व का अगर आप देखेंगे कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स का जो शुरुआत है, वो एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मददगार बनने के लिए है, और दूसरी तरफ गांधी को अपोज करने के लिए है ना। गांधी को अपोज जब ये कर रहे हैं, तो गांधी के बहुत सारी उन चीज़ों को अपोज कर रहे हैं जो गांधी लेके आ रहे थे, रख रहे थे टेबल पे। क्या था वो चीज़? गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू बोलते हैं। गांधी कहीं भी अपने आप को सोशल रिफॉर्मर नहीं बोलते हैं। गांधी सनातनी हिंदू अपने आप को बोलने के बावजूद वो समाज के सामने और पॉलिटिक्स से जो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड ऑर्थोडॉक्स हिंदूज का जो परिकल्पना था समाज का, उसको सबवर्ट कर रहा था। जैसे गांधी बेशक अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं, लेकिन गांधी बोल रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं जो दलित रूरल परिवेश है, उसको वो समाज और पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहे हैं। मूवमेंट इस तरह का कर रहे हैं जिसमें कि महिलाओं को पुरुष के बराबरी के लेवल पे ला के मूवमेंट में आने की बात कर रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एंग्जाइटी पैदा कर रहा था इस सेक्शन के अंदर, हिंदुत्व वाले सेक्शन के अंदर, जो कि बेशक अपने आप को हिंदू बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ब्राह्मणिकल सिस्टम का, जो ब्राह्मणिकल प्रिविलेज था, उसको रेस्टोर करना। बार बार ये पेशवा राज को रेस्टोर करने की बात करते हैं। पेशवा राज क्या है? ब्राह्मण्स द्वारा रूल किया जा रहा राज, जिसमें कि वो जो प्रिविलेज था, जो पास्ट प्रिविलेज था, इस एलिट कास्ट को
जो चला गया था उसको कैसे वापस लाया जाए। तो गांधी के डिफरेंस हिंदुत्व के साथ उसी समय शुरू हो गया 30s में, जो आपने सही कहा। 30s क्या, इनफैक्ट 20s से ही, जब हम देखते हैं कि जब गांधी सावरकर से मिलने जाते हैं रत्नागिरी 1927 में, उनकी पहली मुलाकात हुई थी लंदन में 1909 में, लेकिन दूसरी मुलाकात में जब वो जाते हैं तो बेसिकली वो प्रिपरेशन शुरू कर दिया था उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, और उनका जो आपस में बातचीत होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बातचीत सावरकर बहुत खुल के नहीं बात कर रहा है, लेकिन सावरकर ने गांधी से सिर्फ 2 विषयों पे उनके विचार को जानने का कोशिश किया, एक सुद्दी मूवमेंट और दूसरा अनटचेबिलिटी। सावरकर भी कह रहे थे कि वो दलितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सावरकर जो काम कर रहे थे उसमें ब्राह्मणिकल एसेंडेंसी को चैलेंज नहीं किया जा रहा था। वो उस प्रिविलेज को बनाए रखे हुए और फिर दलितों के उद्धार की बात कर रहे थे। इसलिए वो किसी मंदिर में दलितों के एंट्री के लिए कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने रत्नागिरी में एक अलग मंदिर बना दिया दलित के लिए, पतित पावन मंदिर। गांधी का जो जवाब था वो यही था कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता खत्म होना चाहिए, ब्राह्मणिकल एसेंडेंसी के साथ। ना ये सेकंड पार्ट जो है, इसके लिए हिंदुत्ववादी लोग कभी तैयार नहीं। सुधी मूवमेंट को लेके भी उनका कहना था कि इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट करता है उससे समाज में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो फॉल्ट लाइन है ये यहीं से इमर्ज करने लगा था। पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन के रूप में इसका कन्वर्जन थोड़े समय बाद में आता है, लेकिन इमर्जेंस जो है वो समाज के स्वरूप को लेके ही होना शुरू, यानी समाज कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, और उसमें भी हिंदू समाज कैसा होगा, ये उसकी बहस थी कि गांधी के आने से खतरा यह था कि जो पूरा ब्राह्मणवादी वर्चस्व है वह ध्वस्त हो जाएगा। स्वयं गांधी जो काम कर रहे थे उस पर इसलिए नहीं कि इस श्रृंखला का नाम नेहरू डायलॉग्स है, लेकिन नेहरू की उनसे काफ़ी बहस होती थी और नेहरू ने उनसे कहा कि आप सनातनियों से बहस कर रहे हैं जिनकी अकल मोटी होती है, और गांधी ने कहा कि लेकिन मुझे बहस करने में मज़ा आता है और मैं बहस कर रहा हूँ और मुझे ये देख के बहुत आनंद आ रहा है कि जैसे लॉ के इर्द गिर्द फतिंगे आते हैं वैसे ही ये सनातनी इसके इर्द गिर्द आके नाच रहे हैं, और एक दिन इसका नाश होगा, यानी सनातनियों का नहीं लेकिन इस व्यवस्था का नाश होगा। आपकी किताब के आसपास ही एक किताब आई, द मर्डरर, द मोनार्क एंड द फकीर, जो अपू एस्ता सुरेश और प्रियंका कोटामारू की किताब है, और उसमें उन्होंने वह लिखा जिसका रिश्ता नागार्जुन की इस कविता से है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस बर्बर ने कल किया तुम्हारा खून पिता, वह नहीं मराठा हिंदू है, वह नहीं मूर्ख या पागल है, वह प्रहरी है स्थिर स्वार्थों का, वह जागरूक, वह सावधान। तो ये जो स्थिर स्वार्थ हैं जिनको आप वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, जो समाज के स्थिर स्वार्थ हैं, जिनमें एक वह जिसका जिक्र आपने किया और दूसरा जिस आपने इस किताब को ज़रूर देखा है, और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरी तरह से छोड़ देती है वह किताब, लेकिन वह बतलाती है कि गांधी की हत्या में काफ़ी रुचि थी भारत के राजे रजवाड़ों की, और कई रजवाड़ों की भूमिका भी है, दिल्ली के करीब ग्वालियर है और दूसरे रजवाड़े हैं उनकी भूमिका है। तो वे भी गांधी से बहुत परेशान थे क्योंकि गांधी जिस जनतंत्र को स्थापित करना चाहते थे, और सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही राजे रजवाड़ों के साथ थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो दो आइडियाज का क्लैश हो रहा था इस समय में, जब भारत आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो वो दो आइडियाज को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक आइडिया जो था, जो गांधी नेहरू
सारे नेशनलिस्ट उस आइडिया से सहमत थे, बल्कि वही उस आइडिया को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो था सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट का कॉन्सेप्ट। दूसरा आइडिया जो था, जो हिंदुत्व के फोर्सेस का आइडिया था, उसमें बेसिकली वो रिवाइव करना चाहते थे पुराने अधिकारों को, पुराने जो ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस थे उसको, और उसमें प्रॉमिस किया जा रहा था हिंदू प्रिंसली स्टेट्स जो थे, कई हिंदू प्रिंसली स्टेट्स उनके फोल्ड में आ गए थे, इसलिए जिनको प्रॉमिस किया जा रहा था कि जो नया भारत होगा उस नए भारत में आप एक्चुअली आप मॉडल होंगे, आप ही के ऊपर बेस होगा जो नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगा। वो ये चीज हम देखते हैं कि पहले हिंदू महासभा और फिर आरएसएस अलग अलग स्टेट्स में, इसमें अलवर इंपॉर्टेंट है, आपका ग्वालियर, भरतपुर, ये सब, और साथ ही जो महाराष्ट्र में जो हिंदू प्रिंसली स्टेट्स थे वो सारे। इसीलिए आप देखेंगे कि जब 1940 में का जो रेस्ट्रिक्शन आता है, जिसमें कि परेड ग्राउंड एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया, और ये बेसिकली ब्रिटिश रूल्ड एरियाज में किया गया था, तो आरएसएस उस समय में अपना एक्टिविटी प्रिंसली स्टेट्स में चला रहा है। प्रिंसली स्टेट्स में उनको पैट्रोनेज भी मिल रहा है। तो ये जो आइडिया था जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक रोल था इंडिपेंडेंस के बाद भी, ये जो प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस इन सारे राजे रजवाड़ों को संघ के नज़दीक खींच लाया था। ये बात सही है कि वो लोग इनको फंड कर रहे थे, वो लोग इनको स्पेस दे रहे थे ट्रेनिंग के लिए, वो लोग इनको हर एक तरह से मदद कर रहे थे। गांधी हत्या में निश्चित रूप से ये लोग, ट्रेनिंग तो अलवर में चल ही रहा था, भरतपुर, और गांधी हत्या के बाद इनफैक्ट अलवर के जो लोग थे उन पे इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था कुछ दिन तक। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि दरअसल और गांधी का रुख सख्त होता जा रहा था अपने बाद के दिनों में, क्योंकि वे लगातार इन राजे रजवाड़ों को ख़त लिख रहे थे कि आज़ादी के बाद अधिकार जनता का होगा, आपका नहीं। तो यहाँ राजशाही नहीं चलेगी। उनके जो बार बार पत्र वे लिख रहे हैं, उनका स्वर पहले से अधिक सख्त होता जा रहा है। इसलिए भी गांधी एक ख़तरा हो गए थे। और ये जो पूरे रजवाड़े हैं, अलग अलग जगह की रियासतें हैं, वे ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इनका प्रभाव ख़त्म हो। और इस वजह से भी ये गठजोड़ जो विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इन रजवाड़ों का हो रहा था, एक पुरानी पेशवाई की वापसी का सपना। और ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इस बात पर अफसोस जाहिर करते हैं, हमारे राजों के बारे में इतिहास में नहीं बताया गया। अपूर्व, हम यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं। आप देखिएगा, जब प्रिवी पर्स को एबोलिश किया जा रहा था तो उसको अपोज कौन कर रहे थे? एग्जैक्टली आरएसएस उसको अपोज कर रहा था। और सिर्फ रजवाड़े ही इनके साथ गठजोड़ में नहीं थे, कुछ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन भी इनके साथ थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। अब आपके लिए